अच्छा लिखा है। इसमें से जो भी चीज़ें तुम्हें याद रह पाए उनको बार बार रिवाइज कर लेना। मैंने इजी उस पे लिखा है कि लाइक बहुत, हाँ ये भी ठीक है, बिकॉज क्योंकि मैंने मुझे लगा जितना मैं ना इजी लैंग्वेज लिखी है ना, इसमें अगर नोट्स में दिया तो वो कर सकते हैं। संरचना में हार्मोनिक्स नहीं करना है। उसमें पूछा है आगे थायराइड ग्रंथि की संरचना बताइए, उसके बाद स्रावित हार्मोन बताइए और उससे संबंधित विकार, विकार मतलब डिसऑर्डर या रोग। और जैसे कार में लेवल कुछ देता है तो वो सब भी कार्य हार्मोन निकालना ही है, ठीक है। कार्य अलग से कोई थायराइड ग्रंथि का नहीं है, तो हार्मोन ही रिलीज करना है। ये जो संरचना इसमें हाँ हाँ, आपको उसमें से जितनी भी लाइन याद रह जाए ना, तब बार बार रिवाइज करते रहना, एग्जाम में एग्जाम बन जाए। आज से पाचन शुरू करते हैं, ठीक है। मनुष्य में पाचन, श्वसन क्या है? क्योंकि श्वसन और पाचन की परिभाषाएं लगभग एक जैसी है ना, उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बताओ घर से रिवाइज करते हैं। श्वसन सांस लेना है, श्वासोच्छ्वास क्या है? आप ना बंद करो, लोग वो चीज मत बोला करो। घर से रिवाइज क्या करना? शासन थोड़ी खोल के मत देखो, घर से रिवाइज करके आया करो, यहाँ मत ऑक्सी और नहीं नहीं, परिसंचरण की जस्ट करने का टॉपिक इतना जरूरी नहीं हुआ आपको। जीवों में होने वाली जटिल रासायनिक, हाँ जीवों में होने वाली पेट्स में जटिल रासायनिक पदार्थों में प्रतिकाशीकरण होता है, जिसके फलते रासायनिक कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। C6H12O6 + 6O2 = 6 CO2 + 6 H2O। एनर्जी मुक्त होती है 686 दोनों लोग देखिए। जब मैं पाचन की परिभाषा बताऊंगी तो उसमें भी कुछ चीजें सेम रहेंगी कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का क्रमिक रूप से सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में अपघटन होता है। इस रूप में वो लाए जाते हैं कि रक्त उन्हें अवशोषित कर सके, ठीक है। श्वसन में भी ये चीज होता है कि जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में, सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और उसके बाद उसमें चीज होती है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होते हैं। इसमें ये चीज नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त नहीं होते। पाचन के बाद जो ग्लूकोज वगैरह बचता है उसका भी ऑक्सीकरण होता है उसमें, और उसके बाद एनर्जी मिलती है। पाचन में सिर्फ जो हम लोग जटिल चीजें खा रहे हैं, चबा रहे हैं, वो हमें छोटी छोटी चीजों में मिल जाएगी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में मिलेगा, जिसको फिर हमारा रक्त जो है एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो पाचन में और श्वसन में यही डिफरेंस है कि श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती, पाचन में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा मुक्त नहीं हो रही है, ठीक है। अब मनुष्य में पाचन कैसे होता है? बाकी जीवों में पाचन पढ़ना नहीं है ना, क्योंकि जीवों में पाचन नहीं लिखा है, मानव शरीर की अंग एवं संरचना लिखा हुआ है टॉपिक में, ठीक है। तो मानव का ही पाचन पढ़ेंगे, उसमें देखिएगा कि मानव के शरीर में पाचन जब होता है ना, पाचन तंत्र है दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो हमारी आहार नाल हो गई, आहार नाल हमारी मुख से शुरू होकर के गुदा तक जाती, एक पूरी नली रहती है, ठीक है। और दूसरा पाचक ग्रंथियां हो गई जो अपने स्राव को आहार नली में डालती रहती हैं, ठीक है। आहार नली के बारे में समझी तो आहार नली मैंने बताया कि मुख गुहा से गुदा तक एक पूरी नली होती है, लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें पहला चीज जो आता है वो है मुख गुहा, बक्कल कैविटी। ये हमारा जो दिख रहा है ना जबड़ों के बीच का भाग, वो मुख गुहा कहलाता है, ठीक है। मुख गुहा में दो चीजें शामिल रहती हैं, एक है जीभ, दूसरे है दांत। दोनों का पाचन में विशेष महत्व है। जीभ जो है तो भोजन को मिश्रित करने का काम करती है, उसमें लार मिलाती है, लार में कुछ एंजाइम रहते हैं जहाँ से पाचन शुरू हो जाता है ना। छोटे मोटे जो स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट रहते हैं उनका पाचन शुरू हो जाता है, ठीक।
दूसरी चीज हमारे दांत रहते हैं, दांत चबाने में सहायता करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जीभ जो है, यही जीभ जो है आहार नली में भोजन को धकेलती है। अगर मानो कि जीभ निकाल दिया जाए तो आप सोचिए कैसे जाएगा खाना अंदर, ठीक है। और उसमें भी जीभ में भी कुछ रहते हैं, मतलब जीभ में कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि जीभ के कौन से भाग से मीठा महसूस होता है, जीभ के कौन से भाग से कड़वा महसूस होता है, कौन से भाग से खट्टापन महसूस होता है ना। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो ये पढ़ते पढ़ते कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है दांत की। कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना। सबसे पहले पाचन तंत्र में क्या शुरू होगा, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के हम भाग पढ़ रहे हैं, ठीक। मुख गुहा हो गया, यहीं से दिखेगा, ठीक है। मुख गुहा की क्या बतानी है, दोनों जबड़ों के बीच में स्थित संरचना है, ठीक है। इसमें दांत और जीभ पाए जाते हैं। जीभ के बारे में बता दिया कि जीभ एक मांसल संरचना होती है जो भोजन में लार मिश्रित करने का काम करती है, भोजन को अंदर लेने का काम करती है, दांतों को साफ रखने का काम करती है और स्वादों का उद्दीपन ग्रहण कराती है ना। तभी जीभ से ही पता चलता है कि खट्टा मीठा कड़वा क्या कैसा है। उसके बाद दूसरी इसी में चीज है दांत। दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं। दांत कई प्रकार के होते हैं। अगर आपने कभी थोड़ा बहुत पढ़ी हो बायोलॉजी तो आपको पता होगा कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो एक चीज होती है मनुष्य के बाद दांत द्विबारदंती, मतलब 2 बार, है ना। एक भूत के दांत आते होते हैं, एक स्थायी दांत आते हैं, ठीक है। दूर के दांत का फॉर्मूला पूछ लेता है, स्थायी दांतों का फॉर्मूला पूछ लेता है। फॉर्मूला के मतलब कितने कितने दांत हैं, ठीक है। कुल 32 दांत होते हैं, मोटा मोटे अगर हिसाब देखते हैं 32 दांतों में से भी कितने कितने हुए, 16 है ना। 16 दूनी 32। अब 16 को भी हाफ में कर दीजिए, ठीक है। एक काट लीजिए उसका, यहाँ से लेकर के इतना बस काट लीजिए, ठीक है। तो 8 होंगे। तो उसका फॉर्मूला पूछ लेता है, जैसे कि इंसाइजर कितने होते हैं, तो उसको मेरे ख्याल से 2, 1 कृंतक, अग्र चवर्ण और चवर्ण बोलते हैं। तो हिंदी वाला थोड़ा सा हो जाता है कठिन, इंग्लिश वाला ज्यादा आसान है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और दूसरी चीज होती है मनुष्य के बाद दांत गर्ददंती होते हैं। गर्ददंती का मतलब होता है जबड़ों में धंसे हुए, धंसे है ना जबड़ों में, हड्डियां बराबर फिक्स किए हुई है। तीसरा टर्म होता है कि मनुष्य के दांत विषम दंती होते हैं। विषम दंती मतलब 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सारे दांत एक जैसे नहीं है, कुछ एकदम से नुकीले हैं। आपने कुत्तों में देखा होगा कि एकदम से दांत नुकीले से निकले रहते हैं, ठीक है। तो उनके कैनाइन बहुत निकले रहते हैं, जो मांस खाते हैं उन जानवरों के कैनाइन निकले रहते हैं। तो 4 प्रकार के हो गए। ये वाले दांत जो है काटने का काम करते हैं, ये शुरू के दांत दिख रहे हैं, ये फाड़ने का काम करते हैं। कैनाइन की मांसाहारी में पाए जाते हैं। हम इतना मांस खाते नहीं है, इसलिए हमारे नॉर्मल अवस्था में। उसके बाद प्रीमोलर और मोलर चबाने या पीसने का काम करते हैं, ठीक है। ये तात्पर्य हो गया। उसके बाद कुछ और दांत से ऑब्जेक्टिव आते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है ना। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, कौन सा होता है, इनेमल होता है, हाँ, है ना। एक बार देख लेती हूँ, वैसे इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। मतलब ये जो दिख रहा है ना, आप डॉक्टर को दिखाने में जाएंगे ना, डॉक्टर वही चीज बोलते हैं कि दांत इतनी सरल संरचना नहीं है, इतनी मतलब मजबूत और कोमल संरचना नहीं कितना जल्दी नष्ट हो जाए। जब बहुत लंबी लापरवाही होती है ना, तब जाके हमारे दांत नष्ट होना शुरू होते हैं, ठीक है। या तो फिर बहुत आपका ऐसा आनुवंशिक इतिहास रहा हो कि सबके खराब हो रहे हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखने के बाद भी खराबी हो जाती है। अगला दांत ऑब्जेक्टिव इससे शुरू होता है कि हाँ, इंसाइजर और कैनाइन में कितनी जड़ पाई जाती है। जड़ होते हैं दांत के, जब हम भाग पढ़ेंगे ना, उसका नेक, क्राउन, ये सारी चीजें, तो कितनी जड़ पाई जाती है ना। हाँ, फिर मोलर में कितने होते हैं, प्री मोलर में कितने होते हैं, तो ये जड़ से संबंधित क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारी बात शुरू होती है फेरिंक्स की, ग्रसनी। मैंने बताया था ना, चित्र बना के दिखा दीजिए। यहाँ तक हमारी सांस लेने की और खाने की ग्रंथियां, मतलब जो संरचनाएं हैं वो जुड़ी हुई है, ठीक है। श्वसन वाला चित्र याद करिएगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये नॉस्ट्रिल है, ठीक है। नॉस्ट्रिल मतलब नासा क्षेत्र। ये आप समझिए कि आपका मुख है, ठीक। यहाँ पर दोनों चीजें, यहाँ तक दोनों चीजें सेम रहती है, ठीक है, यहाँ तक। और इसी पार्ट को कहते हैं ग्रसनी, ग्रसनी या फेरिंक्स, ठीक है।
अब ये दोनों चीजें होने लगती हैं अलग, एक के बाद एक। हाँ? नहीं, मैंने बताया ना कि अलग होता है, श्वसन मार्ग अलग होता है और फिर आहार नली अलग हो जाती है, दोनों अपना अपना मार्ग अलग कर लेते हैं, नहीं तो खाना हमारे फेफड़े में नहीं चला जाएगा। यहाँ पे भी एक ढक्कन रहता है, यहाँ पे भी एक ढक्कन रहता है। जो श्वसन मार्ग वाला है उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है, और इसको भी कहते हैं जी से, कुछ मैं बता देती हूँ क्या कहते हैं। इसके बाद हमारी श्वास नली है, ट्रैकिया शुरू हो जाती है, ठीक, और यहाँ पे जाकर के फेफड़े और बाकी सारी चीजें। यहाँ से ये अलग हो गया ग्रसनी के बाद से। अब ये ग्रास नली है, ईजोफेगस, ठीक है, ये ग्रास नली हमारी गई लगभग इतनी लंबी। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है अमाशय। इसी को ही हम लोग कहते हैं ना मेरा पेट भर गया, तो क्या करता है, अमाशय ही करता है आपका, अमाशय ही पेट में उसी को बोलते हैं। खाना आपका अमाशय में ही जाता है, जिसको आप कहते हैं ना कि मेरा पेट भर गया, तो अमाशय ही भर जाता है। ये हो गया आपका अमाशय, ठीक है। यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है, जैसे ही अमाशय खत्म ये छोटी आंत शुरू होती है, ठीक, छोटी आंत शुरू हो गई, ये फिर ये और ऐसे अंदर छोटी 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 बहुत मुड़ी हुई संरचना है ये, आप जितनी मुड़ी हुई इसको बना सकते हैं उतनी मुड़ी। यहाँ से फिर इसके चार, यहाँ भी समझिए कहीं पे इसकी खुल गई, ठीक है, इसके चारों ओर बन गई बड़ी आंत। ये यहाँ पे खुली हुई जरूर बनाइएगा कि छोटी आंत कहीं पे तो खुल रही है ना। ठीक है, ये हमारी बड़ी आंत हो गई, ये हमारी छोटी आंत हो गई। इसके अलावा एक और संरचना दिखती है, वो है अग्नाशय, ठीक है। ये बाई तरफ ही अमाशय की तरफ एक ऐसी संरचना दिखती है जिसे कहते हैं अग्नाशय या पेंक्रियास। इसको हम लोगों ने उसमें भी बनाया, हार्मोन में, ठीक है। ये दोनों तरह का काम करती है, मैंने मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण अग्नाशय के लिए बताया था। इसके बाद अगर ये फेफड़ा हम हटा दें, है ना, ये हमने पढ़ लिया है में। इधर से संरचना शुरू होती है, वो है यकृत, ठीक है। ये है यकृत, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लगभग 1.5 किलोग्राम वजन, ठीक। इसी के पास में होता है ऐसे थैली जैसा लगा रहता है पित्ताशय, ठीक है, गाल गठरी से कहते हैं। जनरली आप देखेंगे कई सारे उम्र करके वो खराब हो जाता है, तो कहते हैं लगा दिया पित्ताशय, ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको अच्छे से मैं बना दूंगी चित्र बनाने के हिसाब से। मैं समझाना बस आपको इतना ही चाह रही हूँ। अभी हमने ये पढ़ा है, ये हमारा आप मुँह समझिए, इसी में दांत लगे, इसी में जीभ है, यहाँ से खाना गया कृष्ण में आया, उसके बाद ये सीधे ग्रास नली में प्रवेश कर गया, इसे ईजोफेगस कहते हैं, ग्रास नली या ईजोफेगस, ठीक है। इसके बाद हमारा खाना आया अमाशय में, अमाशय को कहते हैं स्टमक। इसके बाद यहाँ से ये शुरू हो जाती है हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है हमारी बड़ी आंत, ये है हमारा रेक्टम मतलब मलाशय, और ये है हमारा गुदा द्वार। ये है यकृत, ये है पित्ताशय, ये है अग्नाशय, ठीक है। तो ये पाचक ग्रंथियां हैं, ये डायरेक्ट आहार नाल का भाग नहीं है, ये अपने स्त्राव को आहार नाल में छोड़ती है, ठीक है। बाकी यहाँ से जो ये चीज शुरू होती दिख रही है, ये पूरी आहार नाल का भाग है, ठीक है। यहाँ पे जो ये ग्रास नली है, इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें बस पूछा जाता है कि कौन सी गति है जो भोजन को अमाशय तक भेजती है, भेजने के लिए उत्तरदायी है, तो क्रमानुकुंचन गति, ठीक है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं जिसकी वजह से खाना अंदर जाता है अमाशय तक। सोचिए ना, यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा, यहाँ से तो जीभ में धकेल दिया तो खाना यही ना रह जाए,
उसमें क्रमानुकुंचन गति होती रहती है, जिसकी वजह से खाना अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में बहुत सारी पाचन गतिविधियां हो जाती है। पहली पाचन गतिविधि होगी हमारी मुखगुहा में, है ना, जो भी लार ग्रंथियां स्राव कर रही है उससे शुरू होगी, बीच में कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे फिर होगा अमाशय में। छोटी आंत में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बड़ी आंत में पाचन की कोई गतिविधि नहीं होती, सिर्फ जल का अवशोषण होता है। ठीक है, उसके बाद सीधे फिर अनपचा हुआ भोजन उदर से बाहर। ठीक, कोई दिक्कत? लिख लेते हैं, तो बता हेडिंग नहीं अभी मैं अच्छा बनाती हूँ, ये समझाइए। देखिए हेडिंग डालिए पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें भी हेडिंग डालिए पाचन, डाइजेशन। देखिए पाचन वह क्रिया है, पाचन वह क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को, जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को छोटे व सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, छोटे व सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है। अगर 3 नंबर में पूछता है तो इतना लिखने के बाद आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी अपने समझने के लिए थोड़ी सी एक और लाइन लीजिए, जिससे ये अवशोषित होकर, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके। जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके। प्रवेश कर सके। अब ऐसे लिखे मनुष्य का पाचन तंत्र। इसमें लिख दीजिए आहार नाल, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। आहार नाल के इंग्लिश में पता कर लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल। इसमें लिखिए पहला मुखगुहा, बक्कल यानी कि वायु। दूसरा है फेरिंक्स या ग्रसनी, तीसरा है ग्रासनरी, चौथा है आमाशय, मिक्स कर रही हूँ, श्वसन को और पाचन को मिक्स मत कर। सांस कहाँ से लेती हो? उसका कोई रोग है पाचन में? कोई रोग नहीं है ना? नहीं, तो अभी नहीं समझी। और किसी को दिक्कत आ रही है कि इसमें नासापात क्यों नहीं लिखा है? आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं ना, उसके बारे में बात कर रही हूँ। भोजन आपका सीधे मुख से ग्रहण होगा, नाक से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, फिर है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। पाचन ग्रंथियों में 3 बोलते हैं। पहली है लार ग्रंथियां, दूसरा है यकृत, लीवर, तीसरा है अग्नाशय या पेनिस। लार ग्रंथियों को सलाइवरी ग्लैंड।
कैविटी दिख रही है मुंह खोलने में, वो गुहा से लेकर के गुदानार तक का पूरा भाग आहार नाल कहलाता है। ये एक नली होती है पूरी, ठीक है। इसके अलावा ये इधर उधर रहती लार, जिससे आपको पता है कि वो लार निकाल रही है, वही लार बनती है, ठीक है। 3 जोड़ी होती है, यकृत है, 3 जोड़ी है, 3 आप कहते हैं, यकृत है और अग्नाशय है। ये डायरेक्ट आहार नाल का भाग नहीं है। यकृत किधर होता है शरीर में, दाएं या बाएं भाग में? सॉरी दाएं भाग में, ठीक है। और बाकी जो अधिकांश संरचनाएं हैं यकृत और पित्ताशय को छोड़ करके वो बाएं भाग में, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। में लिखे मनुष्य तथा दूसरे विकसित जंतुओं के, मनुष्य तथा दूसरे विकसित जंतुओं के, मनुष्य तथा दूसरे विकसित जंतुओं के मुख तथा गुदाद्वार के बीच, मुख तथा गुदाद्वार के बीच एक नली पाई जाती है। एक नली पाई जाती है जिसे आहार नाल कहते हैं। जिसे आहार नाल कहते हैं। यह लगभग, अगला पॉइंट, यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसका पहला भाग देखिए, मुख गुहा। अगली हेडिंग मुख गुहा, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। वो गुहा में कोई दिक्कत, शब्द से समझिए, मुख गुहा है ना, ये माउथ है, इसको खोला, अंदर जो कैविटी दिख रही है वही मुख गुहा कहलाती है। दोनों जबड़ों के बीच में स्थित होती है। इसकी ऊपरी भाग जो है, अपनी जीभ जब लटकाएंगे, जीभ की जो छत है उसको तालू कहते हैं, पैलेट, है ना। अगला भाग जो है वो कठोर होता है तालू का, और पिछला भाग जो है वो कोमल होता है, ठीक है। अग्र तालु और पश्च तालु, कोई दिक्कत, उसका कोई ऐसा विशेष तालु नहीं है, वो मुख गुहा को ही बना रहा है। उसमें 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, दांत और जीभ। इसके अलावा कोई संरचना दिखती किसी को मुख गुहा में, है ना। इसी को लिखिए, मनुष्य का मुख, मुख गुहा में मनुष्य का मुख एक दरार के समान होता है, एक दरार के समान होता है, जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित, जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा में खुलता है, जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा में खुलता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। जिसे मुख गुहा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, मुख गुहा की छत को तालु कहते हैं, तालु या पैलेट। अगला पॉइंट देखिए, मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। देखिए अगली हेडिंग, जीभ या टंग। देखिए इसमें जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित, जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित फर्श पर स्थित एक मोटी व मांसल संरचना होती है।
एक मोटी व मांसल संरचना होती है। अगला पॉइंट, जीभ की सतह पर अनेक छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। जीभ की सतह पर अनेक छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। जिन्हें स्वादांकुर कहते हैं। अगला जीभ के कार्य हम बताते हैं ना, जीभ के कार्य। पहला है, जीभ क्या काम करती है? सोच के इसको सब एक साथ बोल रहे हैं, है ना, एक तरफ है ना। स्वाद को उद्दीपक ग्रहण करती है और किसके द्वारा ग्रहण करती है? अभी लिखा ना, स्वादांकुर। ये छोटे छोटे उभार दिखते होंगे सबको अपनी जीभ में, वही स्वादांकुर है, टेस्ट पैपी है, टेस्ट पर। ठीक है, अब इसी स्वाद में आप सोचिए कि कौन सा भाग, कभी खुद से प्रैक्टिकल करके देखिएगा। मैंने तो किया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि कौन सा भाग खट्टे काम को करता है, कौन सा भाग मीठे का, कौन सा भाग कड़वे का, लेकिन फिर भी तीखे का नहीं। देखिए, तीखे का मेरे हिसाब से जो तीखी चीजें रहती है ना, मिर्ची वगैरह, उसमें ऐसा कोई रसायन रहता है कि वो जीभों को कचोटता है ना, तो वो सिर्फ ओंठ में भी अनुभव होता है उसका तीखेपन का, है ना। पूरा मुंह जलने लगता है, अगर यहाँ पे ज्यादा टेस्ट लगती है, स्किन में भी तो स्किन भी जलने लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद, मुझे श्योर तो नहीं है, शायद कि उसी में ऐसी चीज है जिसकी वजह से पूरे शरीर में उसका अनुभव होता है तीखेपन का। ठीक है, तो जीभ के पिछले भाग से मीठा अनुभव होता है, मीठे स्वाद का। ये जो बगल के हैं दोनों भाग, इससे खट्टे व कड़वे का, इधर भी खट्टा व कड़वा लिख लीजिए, खट्टा व कड़वा। और ये सामने का जो भाग है इससे मीठे का, और इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिन्हें स्वादांकुर, टेस्ट पैपी है, टेस्ट पर, ये है स्वादांकुर। तो लिख लीजिए, उसके बाद बना लीजिए। पहले लिखिए, स्वाद के उद्दीपन को ग्रहण करना, स्वाद के उद्दीपन को ग्रहण करना। अगला कार्य आप बताइए, बगल सोच कर बताइए। इसमें जो हम चलाते हैं तो लाल को बच जाता है ना। अगला लिखिए, जो इन्होंने बताया वही वही मैंने खाती जा रही हूँ, और वो सही है, गलत नहीं है। देखिए, भोजन को उलट पलट कर इसमें लार को मिश्रित करना, भोजन को उलट पलट कर इसमें लार को मिश्रित करना। अब तुम्हारी बारी, बताओ तीसरा कार्य। यही सोच के लिखा नहीं जा रहा था कि उसकी बारी है। क्या है, तुम बताओ। भोजन के अंदर ग्रहण वाला शब्दावली थोड़ा सीखना। भोजन के अंतर ग्रहण में सहायता करना, भोजन के अंतर ग्रहण में सहायता करना। बोलिए, बिल्कुल सही बोला है। अगला लिखो, शब्दों के उच्चारण में सहायता करना। शब्दों के उच्चारण में सहायता करना। अगला लिख लीजिए, दांतों को साफ करना, दांतों को साफ करना। अगर कभी मुख गुहा के बारे में पूछे, है ना, या जीभ के बारे में 3 या 5 नंबर क्वेश्चन पूछे तो 5 नंबर में ये पर्याप्त है। मुख गुहा में पूछेगा, पहले मुख गुहा को बताना है, फिर जीभ को बताना है, फिर दांत को बताना है। ठीक है, इतने में पूरा हो जाएगा। अगली हेडिंग डालिए दांत। चित्र बना दीजिएगा बगल में।
चित्र बनाने के बाद ना नीचे उसको लिखा भी जाता है। जिसका भी चित्र बना रहे हैं लिख लीजिए जीभ और इसको बढ़िया से ऐसे बंद कर दीजिए तो ये सुंदर लगता है। अगली हेडिंग डालिए दांत या टीथ। इसमें लिखिए मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियां पाई जाती हैं। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियां पाई जाती हैं। अगला लिखिएगा मनुष्य के दांत गर्भदंती, गर्भदंती इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिकोडॉन्ट। अगला कॉमा डाल के लिखिएगा द्विबार दंती, द्विबार दंती। अगला विषम दंती। विषम दंती प्रकार के होते हैं। वैसे मैंने समझा दिया है कि इन तीनों का क्या मतलब होता है, लेकिन फिर भी आप अपने लिए, अपनी समझने के लिए, एग्जाम में नहीं, अपने समझने के लिए लिख लीजिए। गर्भदंती का मतलब, गर्भदंती दांत जबड़े की हड्डियों में धंसे रहते हैं। गर्भ मतलब गड्ढा होता है, दांत जबड़े की हड्डियों में धंसे रहते हैं। अगला लिखिए द्विबार दंती में, द्विबार दंती से क्या मतलब बताया था? दो बार जीवन में 2 बार आते हैं। द्विबार दंती में लिखिए ये जीवन में 2 बार निकलते हैं, ये जीवन में 2 बार निकलते हैं। पहला शैशवावस्था में, शैशवावस्था में दूध के दांत, शैशवावस्था में दूध के दांत, और दूसरा वयस्कावस्था में, वयस्कावस्था में एडल्ट एज में स्थायी दांत, स्थायी दांत। हाँ वो वयस्कावस्था में ही आता है। विजडम की किसी में आता है, किसी में नहीं आता है, मतलब जीवन पर्यंत वो नहीं आता है। 28 दांत ही आप समझ सकते हैं कि स्थायी होते हैं, बाकी 4 भेद तो आज तक नहीं। ठीक है, अगला लिखिए विषम दंती। विषम दंती ये एक से अधिक प्रकार के होते हैं। विषम दंती में मतलब दांत एक से अधिक प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा इंसाइजर्स, मैं लिख देती हूँ। पहला है कृंतक, इसे कहते हैं इंसाइजर्स, इंसाइजर्स। फिर है रग्नक, इसे कहते हैं कैनाइन। फिर है अग्रचवर्णक, इसे कहते हैं प्रीमोलर। और फिर है चवर्णक या मोलर। अब 1-2 मिनट रुकिए और खुद के दांतों में सोचिए, है ना, ये आधे पार्ट को सोचिएगा। आपको सीधे सीधे कितने दांत दिख रहे हैं सामने के? 2 दिख रहे हैं, 2 है ना, 2 दांत दिख रहे हैं। एक साइड से शुरू करिएगा ताकि आपको दंत सूत्र कभी याद ना करना पड़े और आपको कभी इधर भूल भी कहना तो कभी गलत ना हो। ठीक है, 2 दिख रहे हैं एकदम सीधे दांत। ठीक है, उसे कहते हैं इंसाइजर या कृंतक। ये क्या काम करते हैं? काटने का काम करते हैं।
ठीक है, हम लोग जैसे आप सोचिए सेब खा रहे हैं तो सेब को काटते इसी से हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं एक दांत आपको ऐसा दिखेगा जो मांसाहारियों में ज्यादा निकला हुआ रहता है ना, उसको कहते हैं रदनक, ठीक है, एक ही होता है संख्या। उसके बाद है अब देखेंगे जो चौक के अलावा जो चीजें हैं वो कितनी है, 4 2 है ना, 2 एक साइड का सोचना है ना, तो कितनी है, 2 है। अग्र चवर्णक 2 और चवर्णक लास्ट के अभी तो 2 ही दिख रहे होंगे ज्यादातर लोगों में, लेकिन जिसमें पूरे पत्ते साथ आते हैं ना उसके 3 होते हैं, इसलिए 3 ही होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सबने अपने अपने में गई किया ना, है कि नहीं। जिसके में 32 दांत होंगे उसके में 3 होंगे चवर्णक और जिसमें 28 होंगे उसमें 2 ही होंगे चवर्णक। छोटे छोटे लास्ट वो भी आ जाएंगे, अगर आ रहे होंगे ना तो पूरे 32 आ जाएंगे, नहीं आ रहे होंगे तो नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो विजडम टीथ है ना अवशेषी अंग मान लो, उनका कोई कार्य नहीं है, आपके जीवन पर्यंत नहीं आएंगे तो जीवन पर्यंत आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ये पिन्ना, इसे बाहर गण कहते हैं, ये पिन्ना ये भी अवशेषी अंग मानव का। अपेंडिक्स सुना होगा है ना, वर्मी फॉर अपेंडिक्स, वो भी अवशेषी अंग है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है शरीर में। शाकाहारी है ना, जो चारा वगैरह खाते हैं उन जंतुओं में उसका कार्य है। उसके बाद होता है शरीर के रोम, ये पहले जब आज मानव के हमारे पास इतनी वस्तु की सुविधाएं नहीं थी तब इनका बहुत काम था, वो हमारे शरीर को बचाते थे, है ना। अब इनका कोई विशेष कार्य नहीं है। कभी मनुष्य के अवशेषी अंग कहे तो खुद से सोच सोच के कि ये पिन्ना हो गया, विजडम टीथ हो गया, मतलब क्या कहते हैं, है ना, मोलर नहीं विजडम टीथ कहते हैं, बस इतना समझ लीजिए। ये आने वाले समय में आया नहीं जैसे डार्विन नहीं, मतलब डार्विन का जो है ना वाद है, जो भी वाद है मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, हिंदी में बोलो, इवोल्यूशन है ना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो भी है, वो अभी एग्जैक्ट नहीं याद है, तो वो हर मायने में तो सही नहीं है। सब विकास की प्रक्रिया है। हाँ, मतलब आप किसी भी एक थ्योरी को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक एग्जांपल दिया जाता है कि हमारे भारत में स्पेशली लगभग हर बच्चों का कान जो है वो छेदा जाता है ना, तो बच्चे पैदा होते कि कान छेदे हुए पैदा होते, नहीं हो रहे हैं बच्चे पैदा, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि ऐसी चीजें होंगी ही होंगी, ठीक। नहीं, रोम आते हैं, बाल तो नहीं आते हैं, बालों को मैंने नहीं पढ़ा तो मैं नहीं बताऊंगी कि बाल आते हैं, रोम जरूर आते हैं शरीर पे, हो सकता है वो भी उसी के अंतर्गत हो सकता है। मैं रोम का भी दुकान है, रोम का भी दुकान है। अब कोई विशेष काम क्या बचा है, विशेष नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा बाल के विशेष काम, फॉर एग्जांपल जैसे बॉडी का नाखून के हैं विशेष काम, मैम जैसे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना रूम का काम। बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेगा, वो खड़े हो जाते हैं, ठंड लगती है ना, तो उसमें जैसे जहाँ रूम होते हैं वहाँ पर जैसे बोलते हैं सांस मतलब जो एयर है छिद्र होते हैं छोटे छोटे, वहाँ से एयर, हाँ पसीना वगैरह निकलता है, उससे होता है, ज्यादा लेकिन देखो मुझे इतनी कोई गंभीर जानकारी नहीं है, ठीक है, तो जो नहीं है तो मैं उसमें नहीं बोलूंगी कि ऐसा होता है, मैंने जो पढ़ा है मैं वो बताऊंगी, ठीक है। जो श्योर है उसके बारे में बात करते हैं, जो श्योर नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करते, आप लोग सर्च कर लेना, ठीक, गड़बड़ हो जाएगी ज़्यादा बोलेंगे। उसके बाद प्रीमोलर और मोलर है ना, इंसाइजर हो गया 2, कैनाइन हो गया 1, प्रीमोलर हो गया 2 और मोलर हो गया 3, ठीक है। तो इनका काम वही है, भोजन को पीसना, पहला क्या है काटना, दूसरा है फाड़ना और तीसरा है पीसना, यही हो गया विषमदंडी का मतलब, कोई दांत एक समान नहीं, ठीक है। विषमदंडी में लिख लीजिए, ये एक से अधिक प्रकार के होते हैं, तो पहला इंसाइजर लिख लीजिए, इंसाइजर के आगे लिखिए भोजन को काटते हैं, ये भोजन को काटते हैं, दूसरा कैनाइन लिखिए, ये भोजन को फाड़ते हैं, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर, दोनों में एक ही काम, भोजन को चबाते या पीसते हैं,
भोजन को चबाते हैं, पीसते हैं। अब एक चीज पूछी जाती है कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या है। दंत सूत्र वही जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई, 2 1 2 3, ठीक है, यही है डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। तो लिखना है मनुष्य का दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला। इंसाइजर, आई से मतलब कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, फिर से यही और इनटू 2। ये समझ में आया है ना? ये ऊपर के जबड़े के लिए, ये नीचे के जबड़े के लिए, क्योंकि हम लोगों ने 8 कर लिए है, आधे आधे भाग का, है ना? क्योंकि 2 इधर हो गए इंसाइजर, 2 इधर हो गए, तो कुल 4 हो गए, एक ही पार्ट का हम ले रहे हैं, इसलिए इनटू 2 कर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को कि ऐसे क्यों लिख दिया? फर्स्ट डे तुम अपने कोई दिक्कत? तुम्हारा फर्स्ट डे है ना, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? होगी तो बता देना, ठीक है? ठीक, अब इसी में लिख दीजिए इंसाइजर कितने हैं? 2, कैनाइन है 1, प्रीमोलर है 2 और मोलर है 3। कॉमा कर करके लिखते हैं जैसे सेम एक चीज हो जाएगी। ये है जो दांत वयस्कावस्था में आते हैं ना, उसका फॉर्मूला ये। इसको लिख लीजिए और इसको बढ़िया से सिंपल से याद रखना है 21 23, ठीक? या तो फिर अपने दांत नहीं देना। दो एक दो तीन, मतलब आप इसीलिए मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचोगे, इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा, सोच लोगे आप, समझ में क्या आ रहा है। उसके बाद दूध के दांत ना संख्या में, ये कुल 32 हो गए, ओके ना? दूध के दांत संख्या में होते हैं 20, ठीक है, और उनके प्रीमोलर जो है एक भी नहीं होते हैं बच्चों के आप गिन के देखना, जिसके घर में बच्चे हैं जिनके दूध के दांत नहीं गिरे, उनकी संख्या में 20 ही है। हाँ, सोते रहेंगे तब गिनेगा, ठीक है? जानते हुए तो नहीं गिनवाएंगे, उनको लगा कि उनको दवाई खिला रहे हैं। हाँ सही है। तो 20 होते हैं संख्या में, ठीक? 2 1 0 2, ठीक? ये होगा इंसाइजर, ये होगा 2, कैनाइन एक ही होता है, प्रीमोलर सारे मिसिंग होते हैं, मोलर 2 होते हैं, ठीक? तो ऐसे ही लिख लीजिएगा। दूध के दांत का फॉर्मूला ये है, इनटू 2, ठीक? और मिला के 2 3 2 5, 5 दूनी 10, 10 10 20, ठीक है? ये चीजें लगते हैं कि बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए बहुत तेज काटते हैं। हाँ, मतलब नुकीले होते, नए दांत होते। बच्चों की जो अवस्था है ना, उसमें जब आप बाल विकास पढ़ेंगे ना, जब किसी ने बीएड किया होगा, तो उसमें होगा बच्चे हर चीज को मुंह में लेकर ही फील करते हैं, इसीलिए वो हर चीज को मुंह में डाल डालते हैं। हम लोग आंखों से देखकर, हाथ से छूकर महसूस करते हैं, वो खाकर उसको महसूस करते हैं, ठीक है? इसलिए ऐसा हर बच्चा ऐसा करता है। उसके बाद अगली हेडिंग आती थी दांत की संरचना। दांत की संरचना थोड़ा सा इसको लिखना है। देखिए, मनुष्य के दांत के 3 भाग होते हैं। पहला क्राउन, नेक, रूट मतलब जड़, नेक मतलब उसका जो गर्दन वाला भाग हो गया। मुझे इनकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता कि दांत में क्या होता है। क्राउन का मतलब शिखा, ये
जो दिख रहा है, ठीक है। कहते हैं कि दांत को जड़ से उखड़वा दिया, वही जड़, ठीक है। और जड़ को और ऊपर वाले भाग को जो बीच में जोड़ने का काम कर रहा है उसे कहते हैं नेक, और ऊपर जो हमें दिख रहा है उसे पूरा कहते हैं क्राउन, ठीक है। देखिए पहले क्राउन में दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है, दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है। दूसरा लिखिए नेक में क्राउन तथा रूट के बीच का भाग, क्राउन तथा रूट के बीच का भाग। रूट में लिखिए दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा रहता है, क्राउन तथा बीच का, क्राउन तथा रूट के बीच का भाग नेक कहलाता है। गर्दन है ना, सिर और धड़ के बीच का भाग होती है गर्दन, ऐसे ही नेक को इंग्लिश में गर्दन कहते हैं ना, तो दांत की गर्दन आप समझिए नॉर्मल लैंग्वेज में। क्राउन तथा रूट के बीच का भाग, रूट लिखिए दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा रहता है। इसी में लिखिए अगला पॉइंट, रूट में ही इंसाइजर तथा कैनाइन में एक एक, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इंसाइजर तथा कैनाइन में एक एक, प्रीमोलर में 2 तथा मोलर में 3 रूट होते हैं। प्रीमोलर में मोलर में 3 रूट होते हैं। अगला लिखिएगा, फिर चित्र इसका बना लेते हैं। अगला लिखिए, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं, मज्जा गुहा कहते हैं। अगला, मज्जा गुहा के ऊपर डेंटाइन होता है, मज्जा गुहा के ऊपर डेंटाइन होता है। मज्जा गुहा के ऊपर डेंटाइन होता है जो हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है, हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। और लिखा दो इसमें फिर बताते हैं। अगला लिखिएगा, दांत के ऊपरी हिस्से में, दांत के ऊपरी हिस्से में इनेमल का चमकीला स्तर पाया जाता है, इनेमल का चमकीला स्तर पाया जाता है। चमकीला स्तर पाया जाता है, ये जो चमकदार भाग है ना सफेद सफेद, चमकीला स्तर पाया जाता है। अगला लिखिएगा, इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, हड्डी से भी अधिक कठोर। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। छरित होता है, ठीक है। छरित ऐसे होता है जब हम भोजन करते हैं और अच्छे से दांत साफ नहीं हो पाते, दांतों के बीच में भोजन बचा रह जाता है, ठीक है। तो वो सड़ता रहता है और सड़ते सड़ते उसमें बैक्टीरिया और फंगस जन्म ले लेते हैं और फिर ऐसे करके दांतों को छरित कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें ये सबसे ऊपरी स्तर जो है ना, ये वाली ये स्तर, ये है इनेमल, ये चमकीला वाला भाग, ठीक है। इसे लिख दिए इनेमल। इसके बाद है ये डेंटाइन, ठीक है, पीला भाग डेंटाइन। इसके बाद ये जो सबसे अंदर का भाग दिख रहा है ना, इसे कहते हैं मज्जा गुहा, पर मज्जा गुहा। मज्जा गुहा में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज रहती है। कभी कभी किसी को डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा दांत पूरी तरह से सूख गया है ना। इन्हीं ये जो ब्लड कैपिलरीज मतलब रक्त कोशिकाएं हैं, इनमें रक्त नहीं जा रहा है और सूखे हुए दांत को निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं रक्त कोशिकाएं।
ठीक है। ये जो भाग है, ये आप समझिए कि ये आपका मसूड़ा है, ठीक है। ये दोनों साइड में ये मसूड़ा है। ये जो ऊपर दिख रहा है ना भाग, इतना भाग कहलाएगा आपका ग्राउंड। ये इन दोनों को जो जोड़े हुए हैं, ये भाग कहलाएगा नेक और ये भाग कहलाएगा आपका रूट। ये आप समझ सकते हैं, ये इंसाइजर है कैनाइन की संरचना। वैसे तो कैनाइन न्यूक्लियस में लगा होता है। आप लिख देते हैं ना, इसको लिख दीजिए जॉ बोन। जॉ बोन को जबड़े के अस्त्र, जबड़े की अस्त्र। और इसे कहते हैं मसूड़ा गम। नीचे लिखिएगा दांत की संरचना। जिसका भी चित्र बना है उसके नीचे जरूर लिखिए क्या होता है। एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए टॉन्सिल्स। इसी में तीसरा भाग बुक गुहा के अंदर है टॉन्सिल्स। बढ़ती है टॉन्सिल्स लोगों की, बढ़ती है बढ़ती है, होता है ना। जिसको नहीं पता रहता है वो हाँ भी नहीं कहता है, एक नहीं तो पूछना होती है, बढ़ जाती है, मानसर जैसे बढ़ जाती है, ट्रांसिल। यहाँ खाने पीने में दिक्कत ऐसा है। टेप लगाने होते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए टॉन्सिल्स। देखिए मुख गुहा के पिछले 5 भागों पर, नहीं मिटाऊंगी इसको मैं। मुख गुहा के पिछले 5 भागों पर, मुख गुहा के पिछले 5 भागों, 5 मतलब अगल बगल के भाग, 5 भागों पर दोनों ओर एक एक अंडाकार संरचनाएं उपस्थित होती हैं। हाँ, दोनों ओर एक एक अंडाकार संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें टॉन्सिल्स कहते हैं। जिन्हें टॉन्सिल्स कहते हैं। इसी में अगला पॉइंट लिख लीजिए। टॉन्सिल्स में लिम्फोसाइट्स बनते हैं। टॉन्सिल्स में लिम्फोसाइट्स बनते हैं। वो दो जगह जिनकी है, दो जगह सामने वाले हाँ, लिम्फोसाइट क्या होती है? क्या होता है? आप लिम्फोसाइट का ही दूसरा नाम से कणिका है। जैसे ब्लड में पहले टेक्नोलॉजी तो कम से कम पढ़ के आओ। जीवाणु लिम्फोसाइट का ही दूसरा नाम श्वेत रक्त कणिकाएं है या श्वेत रक्त कणिकाओं का ही दूसरा नाम लिम्फोसाइट है। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसी दिक्कत आ रही है ना, लिम्फोसाइट का बगल में लिख लीजिए श्वेत रक्त कणिकाएं, और लिख करके लिखो श्वेत रक्त कणिकाएं। जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा याद होगा। टॉन्सिल्स में लिम्फोसाइट्स बनते हैं जो कि मुख गुहा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं। जो कि मुख गुहा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आगे रसनी से पढ़ेंगे। आप लोग भी थोड़ा पढ़ के आइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बार अगर आप देख लेंगे ना कैसा भी रफ माइंड में, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आज की क्लास हो गई।